इनॉग्रेशन था, उस समय भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मेट्रो लाइन थी या मेट्रो रूट था उसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि जब सैमसंग की एक फैक्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी नोएडा के अंदर, उसका इनॉग्रेशन होना था, तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इससे पहले मेट्रो राइड ली थी। जब फॉरेन डिग्निटरीज भी जब भारत में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उनके साथ भी एक तरह से मेट्रो राइड लीजिए। हमने देखा कि जब वो अक्षरधाम गए थे तो फ्रेंच लीडरशिप के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेट्रो राइड भी ली थी। तो आज अभी एक स्पेशल ओकेजन आप कह सकते हैं कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अब अपने जो 100वां जो वर्ष मना रही है, तो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके जो कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लोक कल्याण मार्ग है यहाँ से मेट्रो रूट लिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो निकले हैं। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक आम जनता की तरह ट्रैवल करते हैं। जब मेट्रो राइड की बात आती है, आप देखेंगे कि जो शॉर्ट्स में विजुअल्स में आप देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जा रहा और आम यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। लोग आराम से आ जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास तक का भी एक्सेस कई सारे जो आम जन हैं, लोग हैं, उनको मिल पा रहा है। तो इस बात को दिखाता है कि हमने पहले भी देखा कि लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ आकर के सेल्फीज भी ले रहे थे, इससे पहले भी जब मेट्रो राइड हुई है, और वो प्राइम मिनिस्टर के पास तक आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि जो, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफिस का समय होता है, ये जो पीक आवर का समय माना जाता है सुबह 9 से लेकर के 11 बजे के आसपास तक का, तो लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना किया जाए, एक वीआईपी चीज को ना फॉलो किया जा सके। और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्रधान सेवक के तौर पर जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के तौर पर जो मेट्रो राइड लेते हैं। और इस चीज को इंश्योर करके प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर हम जानते हैं कि डीयू के अंदर जो इवेंट है वहां पर पहुंचते हुए। जी अरुण, देखिए विश्वविद्यालय जो मेट्रो स्टेशन है, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय मेट्रो के जरिए ही जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मेट्रो से वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहे हैं मेट्रो राइड्स को लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि ईज ऑफ लिविंग को इंश्योर कराने के लिए मेट्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो मेट्रो है केवल बड़े शहरों में उपलब्ध नहीं है। हम पहले जानते हैं कि केवल जो बड़े बड़े शहर होते थे, दिल्ली जैसा शहर हो गया, वहीं पे मेट्रो उपलब्ध थी। अब जो देखिए कि टीयर 2 टाउन्स के अंदर भी, टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स के अंदर भी मेट्रो जो राइड्स है या मेट्रो की सुविधा मुहैया हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हर शहर की जरूरत के हिसाब से मेट्रो अब बनाई जा रही है। आप जानेंगे कि साउथ में देखिए कि अभी वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है, तो जो वहाँ की स्पेशलिटी है, तो ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में, इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि जिस शहर की, जिस जगह की जो इंपॉर्टेंस है, जिस तरह की मेट्रो की जरूरत है, उस तरह की मेट्रो को बनाया जाए। कहीं पे मेट्रो लाइट के फॉर्मेट में चल रही है, कहीं पे वाटर मेट्रो का चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड मेट्रो या फिर की शुरुआत भी हो रही है। तो ये दिखाता है अपने आप में कि हर शहर के हिसाब से, हर सिटी की जरूरत के हिसाब से मेट्रो को बनाया जा रहा है। जैसा कि आपने सही कहा कि विश्वविद्यालय में कई सारे छात्र होते हैं, मेट्रो लेकर के जाते हैं, मेट्रो राइड में जाते हैं, और यही दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी के अंदर कैसे हम लोग अपनी जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उस चीज का भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज होती है, यूरोपियन कई सारी कंट्रीज हैं, वह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने में, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने की दिशा के अंदर कई सारे कदम उठाए जाते हैं। जब एक देश का प्रधानमंत्री खुद मेट्रो में राइड करते हैं तो उनका ये भी एक सिंबॉलिक मैसेज होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप बढ़ावा देते हैं तो आप देखते हैं एनवायरमेंट को अभी एक तरह से संरक्षण की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है। तो ऐसे कई सारे ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेट्रो राइड दी है। ये एक और एक आप इवेंट के तौर पर देख सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट्रो राइड लेकर के विश्वविद्यालय की ओर रवाना। जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां से एक मेट्रो गुजरती है, उसमें जो यात्री मौजूद है वो प्रधानमंत्री को देखकर काफी उत्साहित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यात्रा करने के लिए आज मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे थे और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को खुद देखा तो वो भी काफी उत्साहित होंगे, सरप्राइज्ड होंगे कि वो हकीकत में प्रधानमंत्री को ही देख रहे हैं या सपना देख रहे हैं। क्योंकि अमूमन होता है, क्योंकि देखिए ये कोई फॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत नहीं था कि ये पहले से डिसाइडेड नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट्रो में जाएंगे। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सरप्राइजेस दिए हैं इस तरह के, जब वो मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफर करते हैं। और जो लोकल दिल्ली एनसीआर रीजन में जब जाना होता है तो मेट्रो राइड को प्रेफर किया जाता है, एक नंबर 1 पॉइंट है।
दूसरा, इमेजिन कीजिए कृतिका कि इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मोटरकेड है वो अगर विश्वविद्यालय नॉर्थ दिल्ली तक जाती तो कितनी जगह रूट का डाइवर्जन करना पड़ा होता, कितनी जगह पे रूट्स को रोका गया होता। और ये वो टाइम होता है जो कि पीक आवर होता है, ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, बच्चों के स्कूल जाने का समय हो या फिर ऑफिस जाने का समय हो, ज्यादातर लोग इसी 9 to 11 के समय में निकलते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोटरकेड से ट्रैवल किया होता तो बहुत सारे रूट्स को रोका गया होता, लोगों को तकलीफ हुई होती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोक कल्याण महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक यानी नॉर्थ दिल्ली तक, दिल्ली जो नॉर्थ कैंपस है वहां तक जाते मेट्रो राइड में जा रहे हैं, तो इस चीज को भी इंश्योर कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि जो आम जन मानस है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट मैसेजिंग भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। बिल्कुल अरुण, और ये हम ताजा तस्वीरें और देख पा रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जो यात्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की यही चीजें हैं जो आज भी आम आदमी से कितना जुड़ाव रखते हैं, ये चीजें दर्शाती हैं। तो क्या इसे ये माना जाए कि ये संदेश है उन दूसरे नेताओं के लिए और उनके मंत्रियों के लिए कि कैसे जनता से जुड़ाव रखना है, यूथ को कैसे जोड़ के रखना है? क्योंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, वहां पर यूथ को एक मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे और इस वक्त यूथ से संवाद भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरुण, इससे पहले भी हमने देखा है कृतिका कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी मेट्रो राइड लेते हैं तो लोगों को ये लगता होगा कि क्या पूरे के पूरे मेट्रो के एक डिब्बे को प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल सील कर दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे मेट्रो राइड में ट्रैवल करते हैं तो एक जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती है, लेकिन जो आम जनमानस है उनका आना जाना लगा रहता है। किसी भी स्टेशन के ऊपर कोई पुलिस की बंदोबस्त नहीं होता। जो आम लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप ये भी पाएंगे इस समय पर कि वो बिल्कुल मेट्रो में बोर्ड कर पा रहे हैं, मेट्रो से नीचे उतर पा रहे हैं। लेकिन एक तरह से दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कितना बेहतर कनेक्ट है लोगों से, और ये भी दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं कि आम जनता को परेशानी ना हो। एक तो वो अपने मोटरकेड से विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं जिससे कि आम जनमानस को तकलीफ ना हो। दूसरा, जो मेट्रो में जो लोग बोर्ड कर रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इससे देखिए कि कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसमें नहीं है, बिल्कुल जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो होती है और लोग आराम से जा पा रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट, जो लोग सेल्फीज चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जो प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनको निराश नहीं करते हैं। सामने से इनफैक्ट कई ऐसे ओकेजन भी मैंने देखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सामने से बुला लेते हैं कि आप तो वहां दूर से क्यों खड़े हैं, यहाँ पास आ जाइए, हम बात भी कर सकते हैं। तो लोग बड़े खुशी से उत्साहित होकर, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो और भी जो लोग पैसेंजर्स होते हैं, वो बड़े आराम से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास तक जा सकते हैं। ये दिखाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में आकर के कहा था कि मैं एक प्रधानमंत्री नहीं एक प्रधान सेवक हूं, उसी चीज को डिफाइन करते हुए यहाँ पर उसी चीज को एक सिंबॉलिक तरीके से पेश करते हुए कि एक जनता के प्रधानमंत्री हैं, जनता एक प्रधान सेवक है प्राइमरीली, और वो जनता से संवाद करते हुए मेट्रो राइड लेते हुए एक आम जन के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर रवाना हो रहे हैं। और हमने ये कई सारे इंटरनेशनल विजिट्स में भी देखा है। अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बुलेट ट्रेन की यात्रा कर रहे थे जापान के अंदर, तो वहां भी हम जानते हैं कि जब भारत में बुलेट ट्रेन की आने की बात हुई थी 2015-16 में जब बात चल रही थी, जब एमओयू साइन हो रहे थे, तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करके जाते हैं वहां की टॉप लीडरशिप के साथ में। तो जिस टेक्नोलॉजी को भारत में भी लेके आना होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टेक्नोलॉजी को खुद इस्तेमाल करके देखते हैं, वहां पे खुद को एक्सपीरियंस करके देखते हैं। और मेट्रो एक वो सौगात है जो पूरे देश भर के लिए है कि आप देखिए आज की तारीख में मेट्रो लाइट जैसी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ पे छोटे शहर है, अंडर वाटर मेट्रो, या फिर आप यूके के जो वाटर मेट्रो की बात है उसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए जो हमने हाल ही में देखा, या फिर देखिए कि जो मेट्रो की जिस शहर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि अभी जो करंट मेट्रो का जो नेटवर्क है उसको अगले 1 से 2 साल के अंदर यहाँ से डबल करना है उसकी कैपेसिटीज को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिल सके। तो यही दिखाता है कि मेट्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर साबित हुआ है जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। और टीयर 2 टीयर 3 टाउन में भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से चल रहा है और इस चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आखिर मेट्रो राइड में किस तरह के बदलाव आए हैं, मेट्रो राइड कितनी सहूलियत है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, और एक तरह से लोगों से संवाद करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक प्रधान सेवक के तौर पर ट्रैवल करते हुए विश्वविद्यालय की तरफ। जी बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अक्सर ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी हमने देखी हैं कि जब प्रधानमंत्री यूथ से संवाद करते हैं तो यूथ में भी काफ़ी उत्साह होता है और वो
चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसे टिप्स दें यूथ को जो आगे आने वाले समय में उनके काम आए, और वही तस्वीरें ये दर्शा भी रही हैं कि कुछ ऐसे टिप्स इस वक्त इन लोगों को मिल रहे हैं, यात्रियों को मिल रहे हैं, छात्र छात्राओं को मिल रहे हैं, जो उनके जीवन में बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले होंगे। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, आप मेट्रो की अलावा आप ये भी देखिए कि जहां भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होती है, अभी हमने कल ही देखा, कल परसों में देखा कि कैसे जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसकी शुरुआत की तो वहां पर जो यंगस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, उनसे फर्स्ट हैंड जानते हैं। हमने सुना है जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन आई कि उनको अब क्या बदलाव लगता है, यानी कि जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है 2047 तक जब बात चल रही है कि भारत एक डेवलप कंट्री के तौर पर उभरेगा, तो जो आज के यंगस्टर्स है जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल है, वो उस समय एक बड़े रोल पर होंगे, बड़े पद पर होंगे, जाहिर सी बात है, एक जिम्मेदारी के साथ में अपना काम निभा रहे होंगे। तो उन्हीं यंगस्टर्स के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कनेक्ट कर रहे हैं। आप मेट्रो राइड्स की बात कर लीजिए, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इन बच्चों से, यंगस्टर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप वंदे भारत ट्रेन की बात कर लीजिए, जिन्होंने रेलवे का जो पूरा कायाकल्प करके रख दिया है। वंदे भारत ट्रेन आप देखिए कितने मैसिवली, आप देखिए डाउन साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न पार्ट में बड़े मैसिवली अपने पैर पसार रही है। तो हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं तो वहां भी ऑन बोर्ड जाकर के उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं जो उस शहर के होते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन से आपको क्या फायदा हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग में कितना बढ़ोतरी हुई है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक स्टाइल है कि वो डायरेक्टली यंगस्टर्स से, पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि आपको फीडबैक मिल रहा है वाया सेक्रेटरीज, वाया मिनिस्टर्स, लेकिन एक होता है डायरेक्टली पब्लिक से संवाद कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, और वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जी, और यूथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री की इन बातों को सुन रहा है, अक्सर हमने देखा है कि आज का जो यूथ है वो प्रधानमंत्री के प्रति दीवानगी भी बहुत है, और क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, जो सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां रही हैं, उनके बारे में आज का यूथ जानता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी उत्साहित भी रहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, अपनी बात उनके आगे रखना चाहता है, और ये मौका मिला है इन बच्चों को। बिल्कुल, देखिए पिछले 8-9 साल के अंदर एक इकोसिस्टम जो बना है देश के अंदर, जहां पर यंगस्टर्स के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए कई सारी नीतियों को बनाया गया है। दूसरा, ये नीतियां कैसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, टियर 2, टियर 3 टाउन्स में पहुंचे, गांव तक पहुंचे, इस बात को इंश्योर किया जाता है। आज का दिन आप मानेंगे कि एक तरह से यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करने का दिन है, क्योंकि आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विश्वविद्यालय में होंगे, एक तरह से देश का एक नंबर 1 आप कह सकते हैं, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में से माना जाता है, जो ये यूनिवर्सिटीज है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में से टॉप में, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखा जाता है। तो यहाँ पर यंगस्टर्स, जो यहाँ के यंगस्टर्स, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं, वो दुनिया भर में अपना नाम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ग्लोबली किसी भी टॉप मैनेजमेंट को उठा के देख ले, अगर डीयू का पढ़ा हुआ कोई बच्चा है तो आप जरूर पाएंगे कि डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो ग्लोबली जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं वहां पर पाएंगे, वो वहां पर मौजूद होंगे। तो दर्शाता है कि जो भारत का जो टैलेंट है, जो यंग टैलेंट है, वो दुनिया भर के अंदर मौजूद है। आज आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, वहां पर एक तरह से इंडियन टैलेंट मौजूद है, या फिर आप जो अन्य बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स पाएंगे ग्लोबली, वहां पर आप पाएंगे कि भारत के जो टैलेंटेड यंगस्टर्स है वहां पे मौजूद है। तो दिखाता है कि जो इंडिया का यंग टैलेंट है उसमें कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि भारत को बहुत बेहतरी के साथ में रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हमेशा यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और ऐसी इनिशिएटिव्स को लेते हैं जिससे कि यंगस्टर्स के लिए बेहतरी के साथ उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। अटल टिंकरिंग लैब उसका एक बहुत शानदार उदाहरण है कि देश के अंदर टियर 2 टाउन्स के अंदर भी अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया गया, जिसमें जो यंगस्टर्स है उनका इनोवेटिव माइंड डिजाइन हो सके, बन सके, उस बात पर फोकस रखा जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, जिसमें कई सारे मैसिव इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं स्टार्टअप्स को, यही वजह है कि आज देखिए कि भारत में मैसिवली 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। और देखिए कि हम लोग हर रोज अब यूनिकॉर्न के बाद में डेकाकॉर्न बनने की रेस के अंदर अब आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे अब मल्टी बिलियनियर कंपनीज हमारी स्टार्टअप्स
बन सके, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हो गया, अटल टिंकरिंग लैब जैसे इनिशिएटिव हो गए। उसके बाद आप पाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इन्हीं यंगस्टर्स के लिए आप पाएंगे कि कैसे मैसिव इनिशिएटिव्स दिए गए, चाहे मुद्रा योजना की बात करें, स्टैंड अप इनिशिएटिव की बात करें, तो पिछले 8-9 साल में इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए जो कि यंगस्टर्स से सीधा कनेक्ट करता है। और देखिए आप पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर इन्हीं यंगस्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हुए और जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ते हुए। जी बिल्कुल अरुण, और ये तस्वीरें जो अब और ज्यादा आती हुई नजर आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मेट्रो यात्रा की, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग भारत के जो अलग अलग क्षेत्र है वहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पर पूरे भारत से जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्र से जो छात्र हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। क्या संकेत जाएगा इससे, क्या मैसेज? देखिए संकेत बड़ा ही साफ है कि पिछले 8-9 साल के अंदर जो मैसिवली जो इनिशिएटिव्स को बनाया गया है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आप चाहे मास्टर कार्ड जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट या फाइनेंस जाइंट की बात कर लीजिए, वहां की लीडरशिप एक हमने देखा कि कैसे एक इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, ऐसे टॉप बिजनेस टाइकून या बिजनेस जाइंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का टैलेंट है दुनिया भर के अंदर धूम मचा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इन यंगस्टर्स से इसलिए भी कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए भी मिल रहे हैं कि ये जो 2047 तक जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें एक विकसित भारत यानी कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें इन यंगस्टर्स का बहुत मैसिव रोल रहने वाला है। दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब सत्ता में आए थे 2014 के अंदर, उस समय पर भारत 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ग्लोबली हुआ करता था। अब आप देखेंगे कि 2023 में आते थे भारत डिस्पाइट कोविड जो हमने फेस किया उसके बाद भी भारत मैसिवली ग्रो करता है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन करके आ रहा है। और आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत को बनना है तो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स, इन स्टार्टअप्स, इनका बहुत मेजर रोल रहने वाला है। अगर आज शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो अब ये मान के चलिए कि दुनिया भर में जब स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जो दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, भारत के डायनामिक टैलेंट पर काफी ज्यादा बुलिश हैं और वो यहाँ पर इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो हमारा भारत का जो टैलेंट पूल है, जो 65% आबादी, 65 से 70% आबादी ऐसी है जो बिलो द एज ऑफ 30 आप कह सकते हैं, तो एक बहुत यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको देखने को मिलता है। और यही वजह की जो यंगस्टर्स है वो एक तरह से लीड करते दिखाई देते हैं जब भी हमें कुछ बड़े लक्ष्य को हासिल करना होता है। तो 2047 तक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि हमें एक डेवलप इकोनॉमी बनना है या एक विकसित भारत बनना है, तो उनमें यंगस्टर्स का बड़ा रोल और प्राइम मिनिस्टर सीधे इन विकसित भारत के जो लीडर्स हैं इनसे इंटरेक्ट करते हुए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यही कहा था, वर्ल्ड यूथ डे पर कहा था उन्होंने कि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट देश की जरूरत है और यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। और आज वही नजर भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। क्या अरुण, आपकी इन बच्चों से बातचीत हुई है जिन्होंने प्रधानमंत्री से संवाद किया है? देखिए इस इवेंट पर तो नहीं हुई है, लेकिन और मल्टीपल इवेंट्स पर हुई है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इनसे इंटरेक्ट करते हैं। ज्यादातर जो बच्चे, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो अटल टिंकरिंग लैब के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टार्टअप कई सारे हैं, हमने डीडी न्यूज पर भी कई स्टार्टअप्स को लेकर कई सारे शोज किए हैं, स्टोरीज की हैं। तो स्टार्टअप का जो फर्स्ट हैंड जो एक इन्फॉर्मेशन आती है वो यही आती है कि पिछले 8-9 साल के अंदर बहुत ही कंड्यूसिव पॉलिसीज बनाई गई हैं, मैसिव टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बनाया जा रहा है भारत के स्टार्टअप्स को, जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव माना जाता है। और यही वजह है कि भारत के स्टार्टअप्स देखिए आज हर फील्ड में निकल करके आ रहे हैं। जो मैं अटल टिंकरिंग लैब्स का आपको जिक्र कर रहा हूँ, आज देखिए कि 10 से 12 साल का बच्चा आज की तारीख में कोडिंग कर रहा है, अपने खुद की एप्लीकेशंस बना रहा है, 14 से 15 साल का बच्चा। तो दर्शाता है कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो एनईपी लेकर के सरकार आती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, आप ये समझिए कि जब मैं और आप पढ़ाई किया करते थे तो अगर मान लीजिए अगर हमने साइंस का एक बैकग्राउंड ले लिया तो हम कॉमर्स से आर्ट्स की तरफ मुंह मोड़ करके नहीं देख सकते थे। लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने ब्रेक्स ले सकते हैं पढ़ाई के दौरान और अपने कुछ ड्रीम्स को परस्यू करके वापस आ सकते हैं और उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो एनईपी जो यंग माइंड्स हैं उनको बूस्ट करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है
कि अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सके। आज जो 12 से 14 साल के बच्चे कोडिंग करके अपने खुद की एप्लीकेशंस को डिजाइन कर रहे हैं, तो एक तरह से वो खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज आप देखिए कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मार्केट में आ चुके हैं, जो खुद से एक तरह से आत्मनिर्भरता के तौर पर आगे आए हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में आगे आते हैं और एक तरह से मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। तो वो वही यंग क्राउड है। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विश्वविद्यालय में होंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे होंगे पढ़ने के साथ साथ। कुछ लोग समर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी बोर्ड में भी काम कर रहे होते हैं। तो ये वो यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग यंगस्टर्स हैं, एक लीडरशिप रोल लेने वाले यंगस्टर्स हैं, क्योंकि डीयू में बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के हर कोने से बच्चे आते हैं यहाँ पर। तो इस बात को भी दर्शाता है कि एक पूरे से मिनी इंडिया आपको आज एक यंगस्टर्स के फॉर्मेट में यहाँ डीयू में देखने को मिलेंगे। जी, प्रधानमंत्री अक्सर यूथ को बढ़ावा देते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा के कई बार कार्यक्रम हो चुके हैं, यूथ से अधिकतर संवाद करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री। और आज एक बार फिर जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे शताब्दी समारोह को लेकर के, तो वहां पर भी एक अलग ही संवाद नजर आएगा और हो सकता है कि कुछ टिप्स भी सभी पूरे यूथ को मिले और वो उनके जीवन में आगे बहुत उपयोगी हो। बिल्कुल कृतिका, देखिए 100 साल किसी भी इंस्टीट्यूशन की एक लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 100 इयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 इयर्स का मतलब ये हुआ कि ये इंस्टीट्यूशन आजादी के पहले भी एग्जिस्ट करता था, आजादी के बाद भी एग्जिस्ट करता है। इस इंस्टीट्यूशन ने आजादी से पहले भी कई सारे आप देखिए लीडर्स भारत को और दुनिया को दिए हैं और आजादी के बाद भी बहुत सारे लीडर्स और एक तरह से आप कह सकते हैं कि टॉप रोल मॉडल्स दुनिया भर को दिए हैं। इंपॉर्टेंट अब इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत अब आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा है, अपने 75th ईयर के अंदर है। तो भारत के जो कमिटमेंट्स हैं, भारत की जो ग्लोबल लीडरशिप रोल में जो भारत लेने को तैयार है, जो 2047 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो उसमें इन इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे लीडरशिप रोल ले सके, कैसे अपने विजन को अलाइनमेंट कर सके भारत के एक लीडरशिप रोल के साथ में, जिससे कि और बेहतरी के साथ में हम यंग माइंड, वाइब्रेंट माइंड्स को डेवलप कर सके। और यही वजह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर, ऐसे समय में जब भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऐसे समय में जब भारत का शेयर बाजार ऊंचाइयों पर है और जो दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत पर दाव लगाने को तैयार हैं। आज जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे फॉक्सकॉन का उदाहरण ले लीजिए, एप्पल का उदाहरण ले लीजिए, ये भारत में अपनी एस्टैब्लिशमेंट को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने को तैयार है, क्योंकि भारत के यंग माइंड और यंग टैलेंट पर दाव लगाने को तैयार है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में डीयू को विजन देंगे या फिर अपनी बात रखेंगे जब स्पेस के क्षेत्र के अंदर दुनिया भर की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी आपको हाल ही में याद होगा कृतिका कि जो आर्टेमिस, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस के दौरे पर गए थे तो स्पेस में कोलैबोरेशंस की बात हुई थी। और यही वजह है कि दर्शाता है कि आज जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वो भारत के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, और रीजन ये है कि एक टॉप लीडरशिप आपको मिलती है और भारत के यंग माइंड और यंग टैलेंट है जिस पर दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो दाव लगाने को तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन इसलिए आज इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस नए डेकेड के अंदर जब भारत एक नए लीडरशिप रोल को लेने को आगे बढ़ रहा है, G20 जैसे समिट की मेजबानी करने जा रहा है, और ऐसी समय में जब डीयू जैसी संस्था, एक इंस्टीट्यूशन जो अपने 100 साल पूरे कर रही है, तो अब अगले जो इंपॉर्टेंट है अगले 25 साल में डीयू जैसे संस्थान के क्या कुछ बड़े कमिटमेंट्स हो सकते हैं, क्या ग्लोबल कमिटमेंट्स हो सकते हैं जिससे कि वो इंपॉर्टेंट विजन के तहत आगे आ सके। तो इन तमाम चीजों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एड्रेस होगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट है, तो कहते हैं पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं। जी अरुण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे पीएम? देखिए, शॉर्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि 11 बजे के आसपास का प्रधानमंत्री का जो काम जो शेड्यूल है, हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेट्रो रूट किया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शॉर्टली वहां पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर एक तरह से एग्जीबिशन साइट को विजिट उनको करना है, और जो कई सारे इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज जो डीयू लेकर के आई है, जो फैकल्टी को इस तरह से मॉडर्नाइज करती है, स्टूडेंट्स को मॉडर्नाइज करती है, तो मॉडर्नाइजेशन विद कल्चर,
जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सके, इन लाइन विद ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बना सके इंस्टीट्यूशंस को, उन तमाम प्रोजेक्ट्स की प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एड्रेस रहने जा रहा है, और उनका एड्रेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ DU। एंड ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि DU कई सारे इनिशिएटिव्स लेता रहता है, और DU एक पायनियर या फिर एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है देश का। वहां पर किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बताया जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ओवरऑल आप पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर एड्रेस करेंगे, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट से उसकी शुरुआत करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, जो कि फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को मॉडर्नाइज करने में काम आएगा। और जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एड्रेस सबसे बड़ा की टेकअवे रहेगा। जी ठीक है अरुण, आपके पास वापस आएंगे। एक बार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, जो अलग अलग कॉलेजों की तरफ से लगाई गई हैं। उस प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही यूथ से भी संवाद वहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही जो यूथ जिसने प्रदर्शनी लगाई है अलग अलग कॉलेजों से आकर के यहाँ पे उनसे संवाद कर रहे हैं। जी अरुण, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल कृतिका। जी अरुण, जिस तरीके से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री इंटरेक्शन करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं ने ये प्रदर्शनी लगाई है अलग अलग कॉलेजों से आकर के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, क्योंकि कृतिका हम इस बात को जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है पिछले 100 साल में मैसिवली ग्रो उसने किया है। अब देखिए 86 के आसपास डिपार्टमेंट्स हैं इसकी अम्ब्रेला एम्बिट के अंदर में, 90 के आसपास कॉलेज हैं और 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इनमें पढ़ाई करते हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर है एंड द बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को, कंप्यूटर लैब्स जो होती हैं वो हैं, जिसमें कि इन लाइन विद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं कोर्सेज को इंक्लूड किया गया है। और जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ ही क्षणों के अंदर अपने एड्रेस को करेंगे। एक एग्जीबिशन भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिखाई जा रही है जिसमें कि जर्नी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ये इसमें शामिल है कि किस तरह की शानदार जर्नी रही है, क्योंकि 1922 के अंदर ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसने अपने सफर को शुरू किया था। उसके बाद कई सारे यंग माइंड्स, यंग टैलेंट को इस यूनिवर्सिटी ने देश को और दुनिया को दिया हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस भी इस बात पर है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर एंड द बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत जो होने जा रही है नॉर्थ कैंपस के अंदर, ये भी जो एक जैसे फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रूप से करता है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस है कि जो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी हैं, जो 100 साल का सफर पूरा कर चुके, कैसे मॉडर्नाइज और भी ज्यादा हो सके, क्योंकि आजकल AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और AI कैसे आपके काम को कम करता है, तो कैसे आप AI के साथ कोलैबोरेट कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट करके आप अपने काम को कर सके, कैसी न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर सके इस AI के जमाने के अंदर। तो ये जो तमाम जो कैंपस होगा उस दिशा के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे यंगस्टर्स के लिए। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस पूरी जर्नी को देख रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रही है पिछले 100 साल के अंदर, और आगे क्या कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये देश क्या कुछ एक्सपेक्ट करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस के साथ में, उस बात पर भी फोकस रहेगा। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आखिरकार अगले जो प्राइमरीली जो 25 साल हैं किस तरह से देश के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और अगर देश के लिए इंपॉर्टेंट है तो देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और यंगस्टर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अगले 25 सालों के अंदर। क्योंकि आज के जो यंगस्टर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 20-22 साल के आसपास है, अगले 25 सालों के अंदर जब 2047 के अंदर भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का कमिटमेंट लेकर के आगे बढ़ रहा है, टॉप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यंगस्टर्स की क्या कुछ भूमिका रहेगी, तो यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस विजन को लेकर के अपनी बात रखेंगे। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट्रो राइड करके पहुंचे। जो दर्शक इस समय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट्रो राइड लेकर के वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट, यानी कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का एड्रेस रहने जा रहा है।
बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यूथ की भूमिका क्या है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बखूबी जानते हैं कि आगे यूथ कहीं ना कहीं भविष्य है और यूथ को संवारना कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसकी पढ़ाई को लेकर के। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.34 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित भी किया गया, यानी कि जो युवा पैसे से थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको किस तरीके से सरकार मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा है सरकार का, जिसमें स्किल प्रोवाइड की गई है। आप इसको इस तरह से समझिए कि कोरिया जैसा देश है, आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां भी 67 से 70% के आसपास जो यंगस्टर्स है वो स्किल्ड है। यूके की बात कर लीजिए, आबादी बहुत ज्यादा उस देश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 70 से 80% लोग वहां पर स्किल्ड हैं। लेकिन भारत जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें जहां पर 130 करोड़ की बड़ी आबादी है, वहां पर एक स्किल को कैसे वैल्यू एडिशन किया जा सके इस बात पर फोकस किया जा रहा है। सरकार ने स्किल इंडिया में बेहतर काम ये किया है कि अपने इनिशिएटिव को जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके साथ में अलाइन किया है, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र का कोई कॉर्पोरेट जाइंट है, उसे स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है जो कि इंजीनियरिंग लेवल पर हो, मैकेनिकल लेवल पर हो, तो जाहिर सी बात है ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आईटीआई की तरह होते हैं, जो स्किल इंडिया में जिन बच्चों को ट्रेन किया जाता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ अलाइन करके स्किल को मुहैया करा जा रहा है। इसका फायदा ये होता है कि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है यंगस्टर्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस मिलता है काम करने का। दूसरी बात कि जो इन लाइन विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो प्रैक्टिसेस चल रही होती है वो युवा उन चीजों को सीख पाता है स्किल इंडिया मिशन के तहत। और जाहिर सी बात है एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट का कोर्स होता है अप टू 1 ईयर तक का, जिसमें एक यंगस्टर्स जो होता है वो कौशल लेकर के आगे आ पाता है। तो स्किल इंडिया जैसा जो मिशन होता है जिसने ना ही देश के युवाओं को स्किल प्रोवाइड कराई है, लेकिन उनके स्किल को वैल्यू एडिशन भी मुहैया कराया है, प्रोवाइड कराया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की तारीख में जो भारत का जो एक मैन पावर है वो केवल अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज से कई समय पहले कहा था कि हम लोग एक तरह से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो हमारा मैन पावर है जैसे दूसरे देशों के अंदर भी हम भेज सके, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनाने की जो बात कही जा रही है, तो उसमें जो भारत का जो स्किल इंडिया मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और आज भारत उस पोजीशन के अंदर है कि आप गल्फ कंट्रीज में देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में भी आप पाएंगे जो भारत एक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल के तौर पर बनकर के उभर रहा है। और यही वजह की जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है वो भारत को लेकर के, भारत के यंगस्टर्स को लेकर के, भारत के यंग टैलेंट को लेकर के, यंग माइंड्स को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश है। और इसीलिए भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज को तलाशा जा रहा है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर बना रही है वो भारत में आने के लिए आतुर है। एप्पल जैसी कंपनी है जो कि भारत में अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रही है। सैमसंग जैसी कंपनी जो कोरियन कंपनी है वो अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है। तो इस बात को दर्शाता है कि कैसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो भारत में अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रही है, क्योंकि भारत नंबर 1 एक बहुत ही वैल्यू एडेड ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एक बहुत ही लिटरेट या फिर एजुकेटेड आपको मैन पावर मुहैया करा रहा है, और नंबर 3 बहुत इकोनॉमिक मैन पावर आपको मुहैया करा रहा है। और यही वजह है कि जो दुनिया भर की कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, टॉप जायंट्स है कॉर्पोरेट सेक्टर के, वो भारत में अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर रहे हैं। जी, अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम भारत के अंदर खोला गया है, जिससे कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट भी होगा। और हाल ही में आईआईटी ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई है, टॉप के यूनिवर्सिटीज में आईआईटी शामिल हुआ। बिल्कुल, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईआईटीज, ये भारत के लिए बहुत शान की बात है कि केवल भारत से ही नहीं दूसरे देशों से भी जो लोग होते हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। डीयू जैसे संस्थान के अंदर भी आप पाएंगे जो भाई नेबरिंग कंट्रीज है, वहां से जो लोग हैं वो भारत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को एनरोल कराते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम किस लिहाज से बेहतर हुआ है। लोग एनरोल कराते हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, और इंस्टीट्यूशंस की जो संख्या है उसको केवल बड़े शहरों में ना रख करके उनको अब छोटे शहरों में टियर 1, टियर 2 टाउन्स में लेकर के जाया जा रहा है, जिससे कि जो यंग टैलेंट है उनको अपने घर के आसपास ही एजुकेशन के बेहतर मौके मिल सके। जो तमाम स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर है, कोऑर्डिनेशन के साथ में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की फीलिंग के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिससे कि एजुकेशन को एक तरह से इंक्लूसिव बनाया जा सके, टियर 2, टियर 3 टाउन्स तक लेकर के जाया जा सके। और इन्हीं सब बातों के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईआईएम और इतना ही नहीं जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी टियर 2, टियर 3 टाउन्स पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसको क्यूमुलेटिवली क्लब करके करने की कोशिश करेंगे तो इस बात को पाएंगे कि पिछले 8-9 साल के अंदर
सरकार का फोकस नंबर 1 ईज ऑफ लिविंग को मुहैया कराने में रहा है, नंबर 2 यंगस्टर्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम को डिजाइन किया गया, बनाया गया है, नंबर 3 सरकार की तमाम पॉलिसीज की जो केंद्र के अंदर यानी बिल्कुल हार्ट के अंदर देखेंगे पाएंगे सेंटर के अंदर महिलाओं को और किसानों को और गरीब वर्ग को रखा गया है। तो ये तमाम चीजें जब कनेक्ट करती है तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक से या जनता से कनेक्ट करते हैं। और वही चीज हमने देखा, जो दर्शक इस समय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको वापस से बता दें एक बार कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉर्मल मोटर कैड के साथ ट्रैवल करके नहीं गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो मेट्रो राइड लेते हैं ताकि जो आम जनमानस है उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और मेट्रो राइड लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब डीयू तक पहुंचते हैं तो आम जनमानस भी उनके पास आता है, बात करता है, कनेक्ट करता है। और एक प्रधानमंत्री मोदी भी एक प्रधान सेवक के तौर पर डीयू तक पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर के अंदर उनका एड्रेस होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमने देखा भी कुछ देर पहले कि कैसे एग्जीबिशन उन्होंने विजिट किया है जिसमें पूरी जर्नी दिखाई गई है डीयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्या कुछ बड़े इनिशिएटिव्स रहे हैं, क्या कुछ अवार्ड या क्या कुछ ख्याति जो डीयू को मिली है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को के सामने से एग्जीबिशन में रखा गया है, जो अपने आप में दर्शाती है कि भारत के पास डीयू जैसे संस्थान है या यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे जब भारत 2047 तक जाते हुए जब डेवलप इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल इनका भी रहेगा। जी, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें भी हाल ही में बदलाव किया गया, लेकिन ये बदलाव 4 दशकों के बाद हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि जब इसमें बदलाव किया गया था तो तमाम सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत ही फायदेमंद ये बदलाव हुआ है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी। बिल्कुल, मल्टी डेकेड्स के बाद में एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया, जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम था पुराने ढर्रे पर चल रहा था। एक ही विद्यार्थी को हम क्योंकि हमेशा इस सवाल को पूछा करते थे, जब मैं और आप पढ़ा करते थे तो हमारे पास एक ही लैंग्वेज का ऑप्शन होता कि हम एक ही लैंग्वेज में पढ़ें। लेकिन आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो बताती है, जो नए यंगस्टर्स को बताती है कि आप रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो आपकी होती है, मातृभाषा होती है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। जो तमाम जहां भी एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है वहां पर इस चीज को पुश भी किया जा रहा है कि आप रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग के अंदर पढ़ाइए, क्योंकि भाषा मायने नहीं रखती है, एजुकेशन एक्चुअली में मायने रखती है। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आप रिकॉल करें कि जो 80s और 90s के बच्चे थे उनके पास में ये ऑप्शन नहीं था कि वो एक बार अगर साइंस स्ट्रीम ले ले तो उसके बाद कॉमर्स या आर्ट्स के दरवाजे खटखटा सकते हैं, या आर्ट्स एक बार ले ले उसके बाद कॉमर्स या साइंस के दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आज आप कंप्यूटर साइंस के साथ में आप संस्कृत सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटीज जो एजुकेशन पॉलिसी है मुहैया कराती है। अगर आज की तारीख में बच्चा पढ़ने के बीच में ब्रेक लेना चाहता है, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहता है, या सपोज स्पोर्ट्स के अंदर खेल रहा है तो उसमें करियर को परस्यू करना चाहता है, तो ब्रेक लेने के बाद में वापस आ सकता है। तो वहीं से उसके क्रेडिट स्कोर की शुरुआत होगी जहां से वो छोड़ के गया, तो इससे उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एजुकेशन पॉलिसी मुहैया कराती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और यही वजह है कि जो छात्र है, स्टूडेंट्स है, उनके पास आज बहुत सारे विकल्प हैं। वो ह्यूमैनिटीज से लेकर के साइंस से कंप्यूटर साइंस तक जहां भी उसका दायरा है वहां पर वो जा सकता है और पढ़ सकता है और अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहती है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान करना आसान हो गया है, उनके लिए भारत में आना आसान हो गया है। और जाहिर सी बात है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, नॉलेज जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के पास होती है, उनके साथ को शेयरिंग करना और भी आसान हो गया, जिससे कि भारत को भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो पढ़ाई है किस तरह से पढ़ाया जाता है वो मिल सके। और यही वजह कि स्टूडेंट्स को आज की तारीख में जो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है एजुकेशन प्रैक्टिसेस वो मुहैया कराई जा रही है। और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है, जब डीयू में होंगे तो इन तमाम विषयों के ऊपर उनका फोकस साफ तौर पर रहता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री प्रदर्शनी देख रहे हैं जो छात्रों की तरफ से लगाई गई है। अलग कॉलेज से ये छात्र वहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उन प्रदर्शनी को देख रहे हैं। अरुण, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री देश के छात्रों के लिए, यूथ के लिए कितने संजीदा हैं ये तो हमने देखा ही है, लेकिन साथ ही जब भारत के छात्र छात्राएं जब यूक्रेन में फंस गई थी उस युद्ध के दौरान, तब किस तरीके से प्रधानमंत्री ने रणनीति और कूटनीति से युद्ध प्रभावित क्षेत्र से हजारों छात्रों को सुरक्षित अपने भारत लेकर आए थे, वो भी हमने देखा है। बिल्कुल कृतिका, जब भी क्राइसिस सिचुएशन हुई है ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी देश के अंदर,
तो इंडिया एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर रहता है जी। केवल अपने लिए नहीं, आपको ये भी याद होगा कि जब तुर्की के अंदर जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर आ गया है। ठीक है अरुण। Good morning, ladies and gentlemen. Please, quiet, please. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of University of Delhi, a very warm welcome to our chief guest, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. A hearty welcome to our guest of honor, Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan ji. Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, Professor Yogesh Singh. Today we have assembled here to celebrate the valedictory ceremony of centenary celebrations of University of Delhi. भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ हम अपने आराध्य देव की आराधना से करते हैं। इस कड़ी में हम मां सरस्वती के चरणों का वंदन करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत एवं कला विभाग के विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे सरस्वती वंदना। दिल्ली विश्वविद्यालय अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। इस शताब्दी वर्ष में हमने अपने विश्वविद्यालय का कुल गीत आत्मार्पित किया है। हमारा कुल गीत विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य निष्ठा, धृति, सत्यम का उद्बोधन है। आप सबसे सादर अनुरोध है कि कुल गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय जय
जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता भूमिका शतकोटि वंदन निष्ठा धृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित छात्र और छात्राएं दीक्षित सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम I request Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to kindly felicitate our chief guest, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Thank you, sir. I request Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, to kindly deliver the welcome address. नमस्ते। भारत का मान और गौरव बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, और आज के समारोह में शताब्दी वर्ष समापन समारोह में आए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत ही दिव्य है, बहुत ही भव्य है दो कारणों से। पहला कारण तो यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के गौरवशाली और प्रभावशाली उपलब्धियों के 100 वर्ष पूरे हुए। इन 100 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के हर घर में गया, हर मन में गया, देश के हर जिले में गया, हर तहसील में गया, और जितने संसार में देश हैं वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। और दूसरी जो सबसे और बड़ी उपलब्धि है वो है कि प्रधानमंत्री के पद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आना एक ऐतिहासिक पल है, और हम सब उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे मन में भाव आ रहे हैं, मेरे मन में भाव आ रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं। इतनी मेहनत करने वाले, निडरता से निर्णय लेने वाले, दूसरों का दर्द समझने वाले,
देश के लिए जीने वाले, अपना कुछ नहीं की भावना से औरों का हित करने वाले, भारत को मजबूत और सुरक्षित करने वाले, विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने वाले ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें संभाल कर रखना और इन पर अपनी कृपा बनाए रखना, और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये अपना ध्यान कम रखते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं? हिंदी के कवि हैं श्री हरिओम पवार जी, उन्होंने 2014 में एक कविता लिखी जब भारत में नई सरकार आई, और उन्होंने लिखा कि ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। और ऐसा इन्होंने अनेक बार किया पिछले 9 वर्ष में, कई बार साल में 2-3 बार भी ऐसा किया कि देश देखता रह गया। और हम सबका विश्वास है, आप सबका विश्वास है कि अभी आगे भी ऐसा कुछ करेंगे कि देश देखता रह जाएगा। लेकिन आज से 50-100 वर्ष के बाद आने वाली पीढ़ियां सहज विश्वास नहीं करेंगी कि ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना प्रभावी, इतना राष्ट्र को प्यार करने वाला, इतना कर्मयोगी, इतना गतिशील और इतना मेहनती। दिल्ली विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है निष्ठा, धृति, सत्यम, यानी समर्पण, दृढ़ता और सत्य। इन तीनों शब्दों को विश्वविद्यालय ने तो लिखा, लेकिन अपने जीवन में प्रधानमंत्री जी ने साकार किया, इंप्लीमेंट किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही तरीके से निश्चित समय में इंप्लीमेंट करने वाले शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करना इतना सरल कहां था, लेकिन वो लागू की गई, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मिशन मोड में रिक्रूटमेंट करने का आह्वान किया। भारतीय आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने इसकी प्रोग्रेस की लगातार समीक्षा करी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दशकों के बाद 2200 टीचर्स को रिक्रूट किया। यहां बैठे अनेक नए टीचर्स को मैं बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। 100 वर्ष में जैसी जब देश की जरूरत थी, विश्वविद्यालय ने वैसे ही कार्य किया। प्लीज 100 वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय ने जैसी जब देश की जरूरत थी वैसा कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दिए, गांधीवादी दिए, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो जजेस दिए, साइंटिस्ट दिए, डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, टीचर्स दिए, रिसर्चर्स दिए, लीडर्स दिए, ब्यूरोक्रेट्स दिए, बिजनेस पर्सन दिए, और सबसे बड़ी बात, देश को अच्छे नागरिक दिए। और आज 2047 में प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया और देश ने फिर संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी के कहने पर कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र होगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए हमने भी अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया, ताकि विश्वविद्यालय का भारत सरकार के सहयोग से एक प्रभावी और आवश्यक भूमिका बने। इसके लिए टीचर्स को जो है और मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को बड़ा करना पड़ेगा और मजबूत करने की जरूरत है। आज भारत की सरकार अपनी ताकत से ज्यादा अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स को देती है, क्योंकि आप भविष्य का निर्माण करते हैं, आप देश का निर्माण करते हैं। चाणक्य ने कहा था शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। आपको भी साधारण नहीं रहना है इस अमृतकाल के अंदर। अमृतकाल में आपसे असाधारण परफॉर्मेंस की अपेक्षा करता है भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. I request Union Minister for Education and Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan ji, to kindly address us. लोकप्रिय जननेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी,
अन्य विशिष्ट अतिथिगण, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षकगण तथा मीडिया के मित्रों, नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय की शतवार्षिक शताब्दी वर्ष की ये समापन समारोह है। आज की शुभ अवसर पे हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की मान और मर्यादा को और बड़ा करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय नाम से ही दिल्ली से जुड़ता है। ये दिल्ली का नहीं है, ये देश की विश्वविद्यालय है, देश के हर एक नागरिकों की विश्वविद्यालय है। मित्रों, ये विश्वविद्यालय आजादी का लड़ाई को देखा है। इस विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह की निवास हुई है। चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ते लड़ते इस विश्वविद्यालय के परिसर में भी पैर रखे हैं। इस विश्वविद्यालय आज से ठीक 50 साल पहले, आजादी को तो 75 साल पूरा हो गया, अमृत महोत्सव हम मनाए, लेकिन 73-74 में जब भारत के संविधान पर संकट आई, कुछ दिनों के बाद इमरजेंसी लागू हुई, नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीना गया। अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने आवाज उठाई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश की दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 75-100 सालों में देश को अनेक वैज्ञानिक दिए, देश को अनेक पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर दिए, जननेता दिए, अनेक उद्योग जगत की मूर्धन व्यक्तित्वों को दिए, अनेक कला साहित्य संस्कृति की प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया, अनेक पत्रकार मित्रों को दिया, अनेक न्यायपालिका की बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कार से आगे बढ़े हैं। ऐसे सफलता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की 100 साल पूरी हो रही है। जब 100 साल पूरी हो रही है, हम सबके सामने चुनौती और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी दृष्टि के कारण, दूरदृष्टि के कारण 34 सालों के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए भी 3 साल हो गया। मैं बधाई देता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय को। उन्होंने पिछले 3 साल में एक भी क्षण बर्बाद ना करते हुए एनईपी को लागू करने में पूरा जिम्मेवारी ली। आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहली बार देश में अंतर्राष्ट्रीय क्यूएस रैंकिंग में एनईपी लागू होने के बाद 500 की ब्रैकेट में देश की 11 इंस्टीट्यूशन आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भी उसी में है। मैं आपको बधाई देता हूं। और एनआरएफ जो हमारे देश की निजस्व परिचय बनते जा रहा है, उसमें से तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेज स्थायी रूप में 1, 2, 3, 4 करके बैठ गए हैं। आपको भी बधाई दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को। मित्रों, संजोग देखिए, विश्व के तमाम नेतृत्व अभी G20 की अध्यक्षता के कारण भारत आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की भी चर्चा हुई। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर भारत की एजेंडा और विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि में जो कहा गया उस सारे विषय पे आज विश्व की नेतृत्व भारत के मानक को मानने के लिए तैयार है। इसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी को सिर्फ भारत के अंदर नहीं रखा है, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी को इकट्ठा करके उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप शायद G20 के सदस्य देश नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जिम्मेवारी लेना चाहता हूं। विश्व की गरीब देशों की नुमाइंदगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनकी जो आकांक्षा, अपेक्षा विश्व की पटल पर प्रतिफलित हो, इसके बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई खड़ा किया है। विश्व की सामान्य लोग, ऐसे ही नहीं कहा जाता है विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व की जिम्मेवारी लेना भी उतना ही महत्व है। आज प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ कॉन्क्लेव बुला के उसकी जिम्मेवारी लिया। मित्रों, आज आवश्यकता है इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वैश्विक नागरिक बनाने के लिए। इस कोरोना ने दुनिया को परिचित कराया भारत की जिम्मेवारी क्या होता है। वो दिन याद करिए, एक समय था
भारत की आवश्यक चीजों के लिए, खाद्यान्नों के लिए भी बाहर से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। आज वो शुभ क्षण आ चुका है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। उसी समय में कोरोना ने सिद्ध किया, प्रधानमंत्री जी ने सफल नेतृत्व के कारण देश को तो संभाला। आज विश्व की 140 देशों में भारत से उत्पादित मेडिसिन पहुंची है। ये भारत की नई परिचय हो रहा है। मित्रों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद की नई भवन बन गई है। केवल भारत पुरानी डेमोक्रेसी नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, लेटर एंड स्पिरिट में सबसे विशाल काय फंक्शनल डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी के अंदर जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोगों की जिम्मेवारी मित्रों और बढ़ता है, और विशेष करके दिल्ली विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी और बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी एक छोटी शब्द बार बार हम सबके सामने कहते हैं, देश के सामने कहते हैं, यही समय सही समय, आज की मोमेंट इंडियाज मोमेंट। इस मोमेंट को हम लोग जिए, जिम्मेवारी निभाएं। प्रधानमंत्री दूसरी सी छोटी बात कहते हैं, मित्रों ये देश लंबे समय तक अधिकार की बात कही है, राइट्स की बात कही है। मित्रों, किसी की राइट्स, किसी की अधिकार सुरक्षित होती है, 10 लोगों की अधिकार सुरक्षित होती है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है। तो अमृत काल में दिल्ली विश्वविद्यालय देश की जिम्मेवारी ले, इसी अपेक्षा के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now we will present a short film depicting 100 glorious years of the University of Delhi. 100 वर्ष की अनवरत अटूट यात्रा किसी भी संस्थान की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और जीवंतता का परिचायक है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी समृद्ध ज्ञान परंपरा के साथ स्वर्णिम यात्रा के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने वर्ष 1922 में केवल 3 कॉलेज और 750 विद्यार्थियों के साथ शुरुआत की थी, पर आज 90 कॉलेज और 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन चुका है। विस्तार की अनंत संभावनाएं समेटे शिक्षा का ये वट वृक्ष पूरे आन बान शान से ज्ञान और राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुड़ा है, क्योंकि पिछले 100 सालों में विश्वविद्यालय से निकले अनेक विद्यार्थियों ने राष्ट्र जीवन में जो बहुमूल्य योगदान दिया, उनकी विरासत नई पीढ़ी को लगातार प्रेरणा दे रही है। साल 1931 में गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता इसी विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ राष्ट्र की विकास गाथा का साक्षी रहा है। अपनी सशक्त एलुमनाई बेस के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय देश दुनिया के कोने कोने में है। एक प्रकार से विश्वविद्यालय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करता है। आज 51% छात्राओं के साथ डीयू नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी और सामर्थ्य को भी प्रतिबिंबित करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए गए हैं। चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, हायर एजुकेशन को फ्यूचर रेडी बनाने से जुड़े कदम हो, या युवा शक्ति की ऊर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ने से जुड़े प्रयास हों, ऐसे सभी कदमों से आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार हो रही है। इन सभी प्रयासों में दिल्ली विश्वविद्यालय भी एक सक्रिय भागीदार बनकर योगदान दे रहा है। आज 30 जून 2023 शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार राष्ट्र निर्माण के पावन कार्य में खुद को पुनर्समर्पित करता है। जय हिंद।
I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly release 2 commemorative volumes, Glorious Moments of Centenary Celebrations 2022-2023. Aura, 100 Years of University of Delhi. Thank you, sir. University of Delhi, in order to upgrade its infrastructure, is constructing 3 buildings. Faculty of Technology at an estimated cost of 300 crores with a built-up area of 34,000 square meters. An academic block with an estimated cost of 330 crores with a built-up area of 55,000 square meters. The Delhi University Computer Center is an estimated cost of 88 crores with a built-up area of 9,000 square meters. I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to kindly lay the foundation stone by pressing the remote button. Thank you very much, sir. Now, ladies and gentlemen, the historic moment we have eagerly been awaiting has finally arrived. हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि वे हमें संबोधित करने की कृपा करें to kindly share his thoughts with us. दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्वर्णिम समारोह में उपस्थित देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ड्यू के वाइस चांसलर श्रीमान योगेश सिंह जी, सभी प्रोफेसर, शिक्षकगण और सभी मेरा युवा साथी, आप लोगों ने मुझे जब ये निमंत्रण दिया था तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे आपके यहाँ तो आना ही है। और यहाँ आना अपनों के बीच आने जैसा है। अब 100 साल की ये फिल्म हम देख रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए। सिर्फ ये दिग्गजों को देख लेते तो भी पता चल जाता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं विद्यार्थी काल से जानता हूं, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं।
और मुझे अनुमान था कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जरूर अवसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस्ट चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस्ट का हिस्सा बन जाएं। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, यानी बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। उस बातचीत में कुछ किस्से भी पता चले और कई दिलचस्प जानकारियां भी मुझे मिली। साथियों, आज का अवसर एक और वजह से बहुत खास है। ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। ड्यू की भी इन 100 वर्षों की यात्रा में कितने ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं। इसमें कितने प्रोफेसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड़ रहा है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स और स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स और एल्यूमनाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस आयोजन के जरिए यहां नए और पुराने स्टूडेंट्स भी साथ मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ सदाबहार चर्चाएं भी होगी। नॉर्थ कैंपस के लोगों के लिए कमला नगर, हडसन लाइन और मुखर्जी नगर से जुड़ी यादें, साउथ कैंपस वालों के लिए सत्य निकेतन के किस्से, आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, 2 डीयू वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। इस सब के बीच
मैं मानता हूं डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है ज्ञान वानेन सुखवान ज्ञान वानेव जीवति ज्ञान वानेव बलवान तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे तब भारत सुख और समृद्धि के शिखर पर था। जब भारत के पास तक्षशिला जैसे संस्थान थे तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था भारत की समृद्धि की वाहक थी। ये वो समय था जब दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर भारत का होता था। लेकिन गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड ने हमारे शिक्षा के मंदिरों को, इन एजुकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया और जब भारत का बौद्धिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गई। लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इस दौरान आजादी के भावनात्मक ज्वार को एक मूर्त रूप देने में भारत की यूनिवर्सिटीज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके जरिए एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधुनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। डीयू के सभी स्टूडेंट्स, वो चाहे किसी भी कोर्स में हो, वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे। अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है, आदर्शों को आधार देती है और भविष्य के विजन को विस्तार देती है। साथियों, कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है। यानी शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं,
देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगी। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने, अगर पिछली शताब्दी के इतिहास की तरफ नजर करें तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। साथियों, शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी। 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में
तेजी से सुधार कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं, इन सब के पीछे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है? ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैठे हुए मेरे युवाओं की शक्ति। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे। यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी। लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता। वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे। आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। 2014-15 की तुलना में आज 40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं। जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान हमने प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है? क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है, क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी आईसेट डील हुई है। इस एक समझौते से हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक, सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक तमाम फील्ड्स में नए अवसर पैदा होने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है। और साथियों, ये आहट है कि भविष्य का भारत कैसा होने वाला है, आपके लिए कैसे कैसे अवसर दस्तक दे रहे हैं। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 की क्रांति भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। कल तक एआई और एआर वीआर के जो किस्से हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब आज हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है।
ये सभी सेक्टर्स भारत की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है, भारत ने ड्रोन से जुड़ी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन सभी निर्णयों से देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथियों, भारत की विकास यात्रा से हजारों युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स का कैसे लाभ हो रहा है, इसका एक और पक्ष है। आज दुनिया के लोग भारत को, भारत की पहचान को, भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे हैं। कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों के लिए परेशान था, लेकिन भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था। लिहाजा विश्व में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य हो, भारत की G20 प्रेसिडेंसी हो, ये सभी भारत के प्रति कौतूहल बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे जो ह्यूमैनिटीज के स्टैंडर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनेकों नए अवसर पैदा होने वाले हैं। योग जैसा हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे फेस्टिवल, हमारा लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री, हमारा हेरिटेज, हमारी विधाएं, हमारे व्यंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है। हर किसी के लिए नया आकर्षण पैदा हो रहा है। इसलिए उन भारतीय युवाओं की डिमांड भी बढ़ रही है जो विश्व को भारत के बारे में बता सके, हमारी चीजों को दुनिया तक पहुंचा सके। आज डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे इंडियन वैल्यूज दुनिया के लिए मानवीय पैमाना बन रही है। गवर्नमेंट फोरम से लेकर डिप्लोमेसी तक कई क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं। देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े क्षेत्रों ने भी युवाओं के लिए अपार संभावनाएं बना दी है। आज देश के अलग अलग राज्यों में ट्राइबल म्यूजियम्स बन रहे हैं। पीएम म्यूजियम के जरिए आज आजाद भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं। और आपको ये जानकर के भी अच्छा लगेगा कि दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूजियम युगे युगीन भारत, ये भी बनने जा रहा है। कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़े युवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोफेशन बनाने के इतने अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह आज दुनिया में भारतीय टीचर्स की अलग पहचान बनी है। मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, उनमें से कई अपने किसी न किसी इंडियन टीचर से जुड़े किस्से बताते हैं और बड़े गौरव से बताते हैं। भारत की ये सॉफ्ट पावर इंडियन यूथ की सक्सेस स्टोरी बन सकती है। इस सब के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तैयार होना है, अपने माइंडसेट को तैयार करना है।
हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोड मैप बनाना होगा, अपने लक्ष्यों को तय करना होगा। जब आप इस संस्थान के 125 वर्ष मनाए, तब आपकी गिनती वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में हो, इसके लिए अपने प्रयास बढ़ाएं। फ्यूचर मेकिंग इनोवेशंस आपके यहां हो, दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आपके यहां से निकले, इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाइएगा। कुछ बातें वैसी ही छोड़ दीजिएगा भाई। नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस की चाय, नूडल, साउथ कैंपस में चाणक्य आज के मोमोज, इनका टेस्ट न बदल जाए, ये भी आपको इंश्योर करना होगा। साथियों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होता है। एक राष्ट्र के मन मस्तिष्क को तैयार करने की ये जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निभानी होती है। हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेम्परामेंट रखती हो। ये शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन से ही संभव होता है। मुझे विश्वास है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पूरा करेगी। इसी के साथ आप सभी को इस शताब्दी वर्ष की यात्रा को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है, उसे और अधिक सामर्थ्य से और अधिक शानदार तरीके से और अधिक सपने और संकल्पों को लेकर के सिद्धि को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। सिद्धियां आपके कदम चूमती रहें, आपके सामर्थ्य से देश बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।